देखिए, यानी आतंक के खिलाफ भारतीय सेना निर्णायक लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देश की सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे रखी है। आतंकी धरती, आकाश या पाताल कहीं भी छुपे हों, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर JS अरोड़ा और अनुपम तिवारी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा ब्रिगेडियर JS अरोड़ा सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आदमपुर एयरबेस से पीएम ने पाकिस्तान को दो टूक का जवाब दिया है। इस जवाब को आप किस तरीके से डिकोड करेंगे सर? प्रधानमंत्री जी ने अपना देश के नाम पे संदेश दिया था और आज जो आदमपुर आके उन्होंने एयर वॉरियर्स और फौजियों की हौसला अफजाई की है और दिखाया है कि किस तरीके से उनका हौसला बुलंद है। और जो एयरबेस की बात चल रही थी, कैसे अभी भी महफूज है, कुछ नहीं हुआ है वहाँ। ये एक प्रमाण है हमारे निश्चय का कि जो हम कह रहे हैं उसके पीछे एक सच्चाई है और एक दृढ़ता है। बहुत क्लियर वर्ड्स में, इससे ज्यादा मेरा ख्याल डेलिब्रेट नहीं कोई कर सकते। ये कोई विशी-वाशी स्पीच नहीं थी कल भी। बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन कह सकते हो आप इस तरीके से कि टेररिज्म के खिलाफ एंगेजमेंट में हम क्या, हमारे 3 पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, वो बड़ा क्लियरली बोल दिया उन्होंने। ट्रेड और टैरिफ नहीं हो सकता इकट्ठा, ट्रेड और टॉक्स नहीं, टेरर और टॉक्स नहीं हो सकती, और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी कि हमारे पास भी अभी कार्ड है कि मतलब हम भी जब लीवरेज करना चाहें उसे कर सकते हैं। जी, मैं अनुपम सर के पास आना चाहूंगा। अनुपम तिवारी जी, जिस तरीके से आदमपुर में पीएम देखे गए और पीएम के पीछे से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से चलाया जा रहा था कि हमने आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया है, वहां पर S-400 जो है उसे भी उड़ाया गया है, पीएम के पीछे S-400 खड़ा हुआ यहां पर दिखा गया है। तो कहीं ना कहीं उस प्रोपोगेंडा के खिलाफ भी ये स्पीच काफी महत्वपूर्ण। निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने 10 तारीख के बाद से, जब से सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया कि उन्होंने साहब भारत के तमाम शहरों को नष्ट कर दिया, उन्होंने S-400 नष्ट कर दी, और जो दो हमारे एयरबेसेस को नष्ट करने की बात कर रहे थे, सिरसा और आदमपुर, वो उसके बारे में खूब खबरें फैलाई। हमारे 5-6 फाइटर प्लेन उन्होंने गिरा दिए और दुनिया भर का प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, लगातार फैलाते रहे, और इस लेवल तक फैलाया है कि आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया के भी कुछ घराने वो भी इस बात को सही मानने लगे। और ये चीज जरूरी हो गई थी कि हिंदुस्तान इस बात को क्लियर करता है कि देखिए, आपका ये जो झूठ का जो एक पुलिंदा है वो कितनी आसानी से फट सकता है। और वो झूठ का पुलिंदा धीरे एकदम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई वहां पर हमने जो अपनी तस्वीरें दिखाई, उससे पहली बार तो वो झूठ का पुलिंदा फूट गया। और उसके बाद जो बड़ा गुब्बारा फूटा आदमपुर को लेकर के और S-400 को लेकर के, वो आज प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर के पहुंचकर अपने सैनिकों के बीच में और सैनिकों का जोश दिखा करके क्लियर कट कह दिया कि ये जो आप फैला रहे थे वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, और इस मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो आप जश्न मना रहे थे पाकिस्तान में, वो दरअसल आपकी मूर्खता थी। तो ये एक सिंबल था हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की आवाम को सोचने पर यह मजबूर करेगा कि उनके हुक्मरान, उनके मीडिया चैनल्स, उनके तमाम इंटेलिजेंस के लोग कितना झूठ बोलते हैं उनके देश के साथ। और ये आज से नहीं बोल रहे हैं, लगातार हर एक जंग में बोलते रहे, चाहे 65 की जंग रही हो, 71 की जंग रही हो या कारगिल वार रहा हो, हर बार पाकिस्तान की आवाम को यही बताया गया कि पाकिस्तान की महान आर्मी ने हिंदुस्तान का बहुत नुकसान कर दिया है और उन्होंने जंग जीत लिया। और इस बार भी वो ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे थे। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब एक ऐसा जमाना है कि आप सच को बहुत देर तक छुपा नहीं सकते हो। सैटेलाइट इमेजेस लगातार क्लियर कट बता रही है कि किसने किसको कितना नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद ये जो पोस्चरिंग थी प्रधानमंत्री की, वहां पर जाना, उसके 2 अर्थ थे। एक तो अपने सैनिकों का हौसला अफजाई, सैनिकों को सैल्यूट करना कि उन्होंने इतने बेहतर तरीके से हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करी, और उसके बाद अपने दुश्मन को, अपने टारगेट्स को चुन चुन के मारा। उनकी हौसला अफजाई करना देश के पॉलिटिकल लीडर की तरफ से बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए, आप कितना भी कहें कि सेना को हमने खुली छूट दे दी है कि सेना अपना काम करने के लिए
फ्री है, लेकिन उसके बाद भी जब आपका लीडर आपके बीच में होता है तो सेनाओं का जो जज्बा होता है बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जज्बा होता है, वो काफी हाई होता है। ब्रिगेडियर जयेश अरोड़ा के पास में जाना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से यहां पर ये प्रोपेगेंडा पूरे तरीके से पाकिस्तान की ओर से फैलाया गया, एक और प्रोपेगेंडा जो लगातार फैलाया जा रहा था और उसको भी आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया है कि कश्मीर पर मध्यस्थता किसी भी तीसरे देश की मंजूर नहीं की जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा जो यहां पर एक प्रोपेगेंडा यूएसए की ओर से चलाया जा रहा था कि सीज फायर करें नहीं तो ट्रेड बंद कर दिया जाएगा। तो इन दोनों को भी क्लैरिफाई करते हुए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नजर आई है। सर, बिल्कुल ठीक है। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, प्रोपेगेंडा था कि मध्यस्थता होगी कश्मीर पे। ना इंडिया ने कभी इस पे मांगा और अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखा है कि ये बायलेटरल चीज है और कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी, टेरर पे होगी। अभी तो काफी काल से ही चल रहा है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि कहीं ना कहीं से घसीट के कश्मीर का मुद्दा सेंटर स्टेज पे आ जाए। इवन कारगिल में भी उस टाइम के इनके जनरल मुशर्रफ का यही था कि मैं इसको सेंटर स्टेज में लाना चाहता हूँ। इसकी कोशिश रहती है और ये कोशिश और कुछ नहीं तो इसी को वर्ल्ड ओपिनियन या वर्ल्ड लेवल पे पेश करते हैं। और उसी के साथ जो टैरिफ की धमकी और ये वो सब बकवास है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंडिया कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि जिसको आप फर्स्ट और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी या उसको आप कह दें जाके कि आपका ट्रेड बंद कर जाएंगे। जितना हमारा नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा ये बड़े बड़े देशों का नुकसान होगा। तो ये बहुत क्लियर है, ये कोई सब समझते हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी समझते हैं कि इंडिया वो नहीं है कि जिसको आप ट्रेड की धमकी दे दो। हमें ट्रेड की धमकी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहुत विशाल देश है, $80 बिलियन को हम अपने इससे लगा देते हैं वेपन्स पे ही हर साल। और कहाँ वो $9 बिलियन मुश्किल से, जो कि $2 बिलियन पे जी रहा है, क्या वो 4 दिन की लड़ाई है? these realities are very much known to the Pakistan government and the army especially. अनुपम जी, जिस तरीके से यहाँ पर जयेश अरोड़ा जी ने बातें कही है कि उनका जो रक्षा बजट है वो काफी कम है, पर उनकी ओर से लगातार एक तरीके की धमकी सामने आती थी। वो कहते थे कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी और इस न्यूक्लियर वॉर की धमकी को लेकर भी पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वो धमकी नहीं चलेगी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी कल के प्रधानमंत्री के संबोधन में। ये मैं सबसे बड़ा पॉइंट यही लगा था और सबसे वैलिड पॉइंट था कि जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर के पाकिस्तान लगातार बातें करता रहा है, प्रधानमंत्री ने एक ही स्टेटमेंट से उस पूरे ब्लैकमेल की हवा निकाल दी। कल प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि बहुत दिन हो गए हैं, अब ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल हिंदुस्तान के खिलाफ तो कम से कम नहीं चलने वाला। और वो हमने देख लिया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जिसको पिछले कई सालों, पिछले कई दशकों से पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है। और हम हर बार कहीं ना कहीं इस ब्लैकमेल का शिकार हो जाया करते थे। हम पाकिस्तान पे अटैक इसलिए नहीं किया करते थे कि कहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर वॉरफेयर न शुरू कर दे। लेकिन इस बार जब हमने 11 के 11 उनके एयर बेसेस को जब तबाह किया, जब हमने उसके पहले 9 बड़े टारगेट्स, आतंकवादियों के टारगेट्स को हमने जब हिट किया, तब ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान की ये जो गीदड़ भभकी है जिसके सहारे वो छुपा रहता है न्यूक्लियर हमले के, वो बहुत जल्द खत्म हो सकता है। बस जरूरत है कि इस तरह के एक जज्बे को दिखाने की कि आप उसके ऊपर हावी हो जाएं। और आज पूरी दुनिया जान रही है, अब तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सोशल मीडिया में और तमाम इंटरनेशनल मीडिया में चल रही हैं। उस पर खैर हम वो अलग विषय, उससे बात नहीं करेंगे। बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो आज स्पोक्स पर्सन थे जायसवाल साहब, उनसे भी ये बात प्रेस से पूछी गई थी और उन्होंने भी बहुत मैच्योरिटी के साथ ये कहा था कि साहब ये सब बातें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। हमारे एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे एयर मार्शल भारती ने कल बता ही दिया था कि उनको नहीं पता है कि वहां पे कहाँ न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखे हुए हैं। हमने अपने टारगेट हिट किए, उसके बाद उनका जाने, वो जाने, उनका काम जाने, जो भी है वो कॉन्स्पिरेसी हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये जरूर जानना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आज सरगर्मियां तेज हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से अमेरिका से और इजिप्ट से बड़े बड़े एरोप्लेन आ रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो भले ही अभी आम जनता को न पता हो, लेकिन पाकिस्तान को चोट बहुत गहरी लगी है। जी, इसी पर मैं जयेश अरोड़ा सर के पास जाना चाहूंगा। अरोड़ा सर, जिस तरीके से यहां पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को चोट बहुत गहरी रही है, 3 दिन तक युद्ध चलता है, उसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से फोन आना शुरू हो जाते हैं। इस बात का भी जिक्र यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है। जिस तरीके से भारत लगातार पाकिस्तान के एयरबेसेस पर हमला कर रहा था, उनका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे लगभग पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया था। क्या ये वॉर और दिन चलती तो पाकिस्तान पूरी तरीके से उसका जो डिफेंस सेक्टर है, जो डिफेंस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता सर? बिल्कुल। जो उनके 6 एयर बेसिस पे, इंक्लूडिंग ये जो रफीकी है, सरगोदा एंड नूर खान, जो इन पे
उस दिन अटैक्स हुए हैं, जो मिसाइल्स या जो भी हमने इस्तेमाल किया है, वो एक बहुत बड़ा उनको सबक सिखाने वाला था। जो नुकसान उनको वहां पे हुआ है उसको रिकवर करने में उनको कई साल लगेंगे। एक रेडार निकल जाता है और जो कम्युनिकेशंस उनकी टूट जाती हैं उसको रिकवर करने में बहुत पैसा लगता है। उनको बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि अगर वो छेड़खानी करेंगे तो हम इस हद तक जा सकते हैं। अगर आप देखें 1971 वॉर, हम तो छोटे होते थे, 54 ईयर्स हो गए हैं। तो पहली बार यह है कि पाकिस्तानी पंजाब में हमने हमला किया है, चाहे बाय एयर किया है, मिसाइल से किया है, ड्रोन से किया है। जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है, वहाँ के बाशिंदे हैं रहने वाले, वो बहुत आराम से सोचते थे, क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास हैं, 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर पे उनका मेन हार्टलैंड है और वो हमारे बिल्कुल निशाने पे और रेंज में है हर चीज के। आज जब ये वहां लगा है उनको, इनके जो एलीट है लाहौर के आसपास, शरीफ हैं जो रहते हैं रायविंड में, तो जहाँ इनके बंगले हैं, वो सब हमारे 10-20 किलोमीटर की मार में है। ये सोचते थे इधर कभी नहीं हमला होगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। वो इनका ब्लफ था, एक झूठ था, कवर था, जिसको कि इस बारी उनको थोड़ा समझ आ गई कि ये उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा एक सबक है उनके लिए, एंड वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी और अपना तरीका जरूर बदली करेंगे। जहां तक ये ड्रोन्स की बात है, तो ये बहुत लो लेवल पे एक तरीके से कह सकते हो कि तंग करने वाला न्यूसेंस जिसको हम कहते हैं, छेड़खानी, एक छोड़ दिया, 4 ऐसे ही छोड़ दिए। आजकल तो ड्रोन अगर आप देखें 1 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ तक का आता है। और ये छोटे छोटे ड्रोन है जो वो छोड़ रहे हैं, ये 1-1.5 लाख का ड्रोन होता है और ये 1.5-2 घंटे में इसकी इंडोरेंस होती है, खुद ही खत्म हो जाता है। तो आप 10 छोड़ दो, हम फायर करें उससे, इनको कि ये फायर करते रहेंगे और सोचेंगे और तंग करते रहेंगे इनको हम। पर जो मेन मुद्दा है ये ड्रोन्स वाला नहीं था। ये तो चलो हमने अभी काउंटर कर ही देना है, कई मेजर्स आ जाएंगी और आ भी गई हैं। पर मेजर मुद्दा जो था वो स्ट्रेटेजिक था, जो सामरिक था, जो कि उनके मेन बेसिस, मेन टेरर साइट्स, वो एक बहुत बड़ा कदम था हमारे। अनुपम तिवारी जी, जिस तरीके से यहां पर ड्रोन का जिक्र सर ने किया है, वहां पर अगर बात करें जो भारत पर हमले में यूज ड्रोन्स थे वो चाइना मेड थे, टर्की मेड थे, लेकिन उन ड्रोनों को रोका गया है। और कहीं ना कहीं यहां पर हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की भी तारीफ करना होगी। आकाश मिसाइल की बात कर लें, आकाश डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया डिफेंस जो है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप ब्रह्मोस को मत भूलिए साहब। अगर जब हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा नमूना है ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल के हिट्स के जो निशान है वो सरगोधा एयरबेस और यकोबाबाद एयरबेस में साफ साफ दिख रहे हैं। जिस तरह के क्रेटर्स रनवे के ऊपर बना दिए हैं, जिस तरह से उन रनवेज को इस तरह का बना दिया है कि आपको कई महीनों तक इस्तेमाल के काबिल नहीं बचेंगे, ये हमारी ब्रह्मोस की ताकत है। और ब्रह्मोस पूरी तरह से इंडिजीनियस मिसाइल है। रूस ने उसमें सपोर्ट किया है और हमने मिलजुल करके वेपन बनाया था। और आज दुनिया के कई बड़े देश ब्रह्मोस को हमसे खरीदने के लिए लाइन में लग चुके हैं। तो आप देखें कि इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी थी, चाहे आपने एयर डिफेंस की बात करी, निश्चित तौर पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त काम किया है। भारत के खुद के बने हुए ड्रोन्स, हैरोप का जो इजराइल का जो हैरोप ड्रोन था उसको हमने भारत में फिर से उसको बनाया और उसके बाद उसको आर्मी को दिया। उनने जबरदस्त काम किया है। तो यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि हम अब जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि हम मेड इन इंडिया के तहत खुद हथियार बनाएं और उनको हम इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम S-400 के ताकत को नहीं भूल रहे हैं, लेकिन S-400 का जो सपोर्ट आकाश मिसाइल सिस्टम ने किया था और जो उसके बाद अटैकिंग कैपेबिलिटीज में जो हमने अपने ड्रोन से इस्तेमाल किए थे और जो ब्रह्मोस हमने फाइनल टारगेट हिट करने के लिए इस्तेमाल करी थी, वो ये दिखाता है कि हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट है वो एक अलग ही लेवल पे चल रही है। और दुनिया बहुत जल्द इस स्कर्मिश के बाद, मैं इसको युद्ध तो मानता ही नहीं हूँ, ये एक स्कर्मिश था दोनों देशों के बीच में, और इस स्कर्मिश के बाद हिंदुस्तान ने यह दिखा दिया है कि हमारे पास सीमित समय में प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार हमने बना लिए हैं जिससे अब कोई भी मुल्क हमसे थोड़ा सा अदब से बात करेगा। और हमारा इशारा चाइना की तरफ भी है। जी अनुपम जी, हमने वेपन्स तो बना लिए हैं, हम चाइना से भी बोलेंगे कि आप हमसे अदब से बात कीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो लगातार बना हुआ है। जयेश अरोड़ा जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि इंसर्जेंसी जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, वहां पर आतंकवाद को किस तरीके से खत्म किया गया है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, लगातार इन क्षेत्रों को आपने देखा है, क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो भारत सरकार को अपनाना चाहिए, भारतीय सेना को अपनाना चाहिए, जिससे इन आतंकियों को नस्तनाबूद किया जा सके? सर देखिए, पिछले तकरीबन 30 साल से मैं काफी देर रहा हूँ वहाँ, हर ओहदे पे रहा हूँ, तो
हमने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा कंट्रोल था। पर ये कुछ लोग, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि जितना भी आप उसको तार लगा लें, बंदे लगा लें, नाला, कोई पहाड़, कोई पगडंडी, वहां से 2-4 बंदे आ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चाहे तो उसको धकेल सकता है। तो कुछ नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, पीर पंजाल रेंज आएगी, वहाँ छुपने की जगह है। तो इक्का दुक्का घटनाएं जो होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी जो फोर्सेज है बहुत सक्षम है। और हमारा यही है, होता रहा है हमेशा कि ऐसी परिस्थिति बनाए रखें ताकि आम जनता अपनी जिंदगी जो नॉर्मल जी सके, बच्चे स्कूल जा सकें, बिजनेस हो सके, ऑफिस खुलें, व्यापार हो। आपने देखा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। पर ये इक्का दुक्का घटनाएं जो हो रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए ये है कि जो पीछे से धकेलते हैं वो बंदों को, उसको बंद किया जाए। और उसका यही इलाज है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उनको ये समझना पड़ेगा। उनके पिछले चीफ ने बोला था कि मैं ये काम नहीं चाहता हूँ। समझना पड़ेगा कि ये उनको महंगा पड़ेगा। महंगा इन द यू एड कॉस्ट टू देयर एंडेवर। कॉस्ट कैसे आप लगाते हो? अगर आपने उनके 10 जगह तोड़ दी हैं, वो कॉस्ट है उनके लिए, लाइफ लॉस्ट कॉस्ट है उनके लिए। जी, लगातार इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अनुपम तिवारी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम तिवारी जी, मैं चाहूंगा जिस तरीके से पीएम ने आज स्पीच दी है, पीएम ने तमाम बातों का जिक्र किया, उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर मैं आपका 20 सेकंड के लिए रिएक्शन चाहूंगा। पीएम की ओर से कहा गया है कि आतंकवाद, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना को अलग नहीं देखा जाएगा। अगर भारत पर हमला होता है तो इन तीनों को भी इसी में शामिल करके और इन्हीं के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? 20 सेकंड से। देखिए, ये सख्त रुख दिखाता है, भारत सरकार का सख्त रुख पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ दिखाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि जब भारत अपर हैंड में था तो वो सीज फायर क्यों कर गया? तो शायद प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि हमने एक मौका और दिया है, लेकिन ये मौके को आप ये समझिए कि इसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो और भी जबरदस्त होगा और उसके बाद शायद आपके पास जगह नहीं बचेगी बचने के लिए। तो ये क्लियर कट कहा गया और हिंदुस्तान की पॉलिसी भी रही है कि हम शांतिप्रिय देश हैं, हम शांति से चीजों को हल करना चाहते हैं, लेकिन अब हम छोड़ने वाले नहीं है अगर आपने एक भी गुस्ताखी करी। जी, जयेश अरोड़ा जी, जिस तरीके से पीएम ने आज स्पीच दी, आप कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे डिकोड कर रहे हैं सर? बहुत देश का प्रधानमंत्री, फौज फ्रंटलाइन, आजमपुर फ्रंटलाइन ही है एक तरीके से हमारी, वहां आके फौजियों के बीच में उनके साथ मिलके अगर खड़ा होके हौसला अफजाई करे और एक जीती हुई जो है हमारी परिस्थिति, जिस तरीके से हमने काम किया है, तो बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग होता है उनका, तो पूरी फौज का मोरल बूस्ट हो जाता है। और ये लीडरशिप का एक बहुत अच्छा नमूना है, इसको सीखना, दुनिया सीखती भी है इससे। जी, जयेश अरोड़ा जी, अनुपम तिवारी जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेना का मोराल हाई है और सेना लगातार प्रधानमंत्री के साथ एकजुट होकर काम करती हुई नजर आ रही है, ऑपरेशंस को अंजाम देती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान को लगातार उनकी नापाक हरकतों के लिए जवाब दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।